नमस्कार दोस्तों। आज हम जो रेजिस्टेंस के जितने भी लेक्चर लिए हैं अपन ने लेक्चर 1 से लेके 11 तक, आज उनको अपन उनमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के लाए हैं उनके बारे में आप चर्चा करते हैं अपन। चलो देखते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो अपना ये है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है। यानी कि अपन शुरुआत करते हैं प्रतिरोध का जो निम्न स्तर है वहाँ से, प्रतिरोध के क्वेश्चन का जो निम्न स्तर है वहाँ से अपन शुरुआत करते हैं और इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को अपन ने कवर करने की कोशिश किया है। चलो देखते हैं। तो इसका क्या आंसर रहेगा कि अगर किसी सर्किट है, कोई चालक है, तो उसमें अगर विद्युत धारा का जो विरोध करता है तो उस गुण को अपन क्या कहेंगे, प्रतिरोध। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बंद परिपथ है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और परिपथ अचानक खुला हो जाता है तो उस परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि खुला यानी ओपन, यानी मेरा ये एक मान लो लैंप लगा हुआ है, क्लोज सर्किट है, बंद परिपथ मतलब, ठीक है। और यहाँ से मैं अगर इसको सोर्स से दे दिया हूँ, यहाँ से मेरा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो यहाँ से कुछ ओपन हो गया है, मान लो ये ओपन हो गया है यहाँ पे, तो इसका अगर तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस देखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से प्रतिरोध का मूल सूत्र क्या है। मूल सूत्र कौन सा है, यानी कि प्रतिरोध अपना बना कैसे, जो प्रतिरोध का सूत्र है वो कैसे बना है कि अगर जैसे मान लो प्रतिरोध क्या होता है मेरा, लंबाई के समानुपाती होता है और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया मेरा रो, आर बराबर रो एल बटा ए, ये मेरा मूल सूत्र है इसका। ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा है, ये एल अपॉन ए, तो ये डी वाला है, इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से प्रतिरोध की इकाई कौन सी है। प्रतिरोध की इकाई कौन सी है, एम्पियर, ओम, महो और विद्युत वाहक बल। तो एम्पियर तो होती है विद्युत धारा की, ओम प्रतिरोध की इकाई है, महो होती है अपना जो चालकत्व होता है, चालकत्व उसकी इकाई है, विद्युत वाहक बल जो होता है अपना ईएमएफ की होती है, ईएमएफ वोल्टेज की मतलब विद्युत वाहक बल एक ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसकी इकाई होती है वोल्टेज। ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए था। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न में से प्रतिरोध को किस तरीके से दर्शाया जाता है। प्रतिरोध को कैसे दर्शाया जाता है, तो इनमें से देखो ये है जो है इसको मोह जो अपना चालकत्व होता है उसको दर्शाया जाता है इससे। 1 अपॉन ओम जो 1/, ओम है वो इसी का ही रूप है, यानी कि चाहे ऐसे लिख दो चाहे 1/, ओम लिख दो, यानी कि प्रतिरोध का उल्टा ये होता है, चालकत्व होता है। और जी चालकत्व यानी कि चालकत्व को अपन जी से डिनोट करते हैं और ये प्रतिरोध का उल्टा होता है और इसको मोह से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन तो आ रहा है चालकत्व का। अपन को पूछा गया है कि निम्न में से प्रतिरोध को किस से दर्शाया जाता है, तो ये है ओम से। निम्न में से प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, तो चालकता, व्युत्क्रम, प्रतिरोध, चालकत्व। तो अभी अपन ने पढ़ा था चालकता, इसका प्रतिरोध का उल्टा कौन सा होता है, चालकत्व, जिसको अपन बोलते हैं जी से अपन डिनोट करते हैं चालकत्व को। ये होता है ओम का उल्टा होता है। ठीक है। चलो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि अपना प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसकी इकाई क्या है। तो अपना जैसे आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है। तो
अपने को क्या निकालना है, रो। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। अभी रो को कैसे लिखते हैं अपन, आर को लिखते हैं ओम, एरिया है, एरिया को लिखते हैं अपन मीटर स्क्वायर में, और लंबाई को लिखते हैं मीटर में। तो मीटर से एक मीटर कट जाएगा, तो रो बराबर क्या बचा, रो बराबर हो गया ओम मीटर। तो ओम मीटर कहाँ है अपना ऑप्शन में, ये रहा। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोधकता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की लंबाई व आकार पर, देखो लंबाई और आकार पर नहीं करता है। पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व लंबाई पर नहीं। सी है पदार्थ की प्रकृति व तापमान पर, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर ये करता है, निर्भर करता है। चलो प्रतिरोध, ये था विशिष्ट प्रतिरोध। अब है प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई पे, यानी कि जैसे आर अपॉन रो एल अपॉन ए। तो लंबाई पे निर्भर करता है, कटाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। रो जो है रो जो डिपेंड करता है वो किस पे है, तापमान और पदार्थ की प्रकृति। तो रो करता है तापमान और प्रकृति पर, और प्रतिरोध जो डिपेंड करता है वो लंबाई पर और कटाव क्षेत्रफल पर करता है, तथा रो करता है तापमान और प्रकृति की, पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसके अंदर सब आ गया, यानी कि लंबाई आ गई और एरिया आ गया। तो इन सभी पे प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक की प्रकृति तथा तापमान, सभी। तो इसमें प्रतिरोध है वो सभी पे निर्भर करता है। चलो अगला देख, यदि किसी चालक का तापमान बढ़ता है तो चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। यानी अगर चालक का तापमान बढ़ जाता है, यानी कि ये मेरा चालक है, इसको अगर मैं गर्म कर रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ध्यान रखो, बात हो रही है चालक की। तो चालक क्या होता है, पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। यानी कि मेरा जैसे टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इसमें आंसर आएगा बी। तापमान के संदर्भ में अल्फा का क्या अर्थ होता है, अल्फा का क्या अर्थ होता है। तो अपना देखो, आर न्यू बराबर आर ओल्ड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये एक फॉर्मूला होता है अपना। तो ये इस अल्फा की बात कर रहा है। तो ये अल्फा होता है अपना ताप गुणांक, ठीक है। तो अल्फा क्या होता है, ताप गुणांक होता है, प्रतिरोध गुणांक, धारा गुणांक ये नहीं होता है। तो इसमें आंसर आएगा ये, ठीक है। ताप गुणांक क्या होता है, ताप गुणांक होता है अगर मान लो मेरा एक चालक है और इसका प्रतिरोध अगर 1 ओम है, प्रतिरोध 1 ओम है, तो अगर मान लो मेरा इसको टेम्परेचर दिया, मान लो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 1 डिग्री तक अगर मैं इसको राइज करता हूँ तो 1 ओम का प्रतिरोध में कितना परिवर्तन आता है। यानी कि मान लो 0 डिग्री पे 1 ओम प्रतिरोध है इस चालक का, और मैं इसको टेम्परेचर बढ़ाया, इस चालक का टेम्परेचर अगर मैंने राइज किया तो 1 डिग्री पे लाया मैं, तो मेरा इसमें मान लो 0.003 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका ये परिवर्तन आया इसमें। तो इसको अपन कहेंगे ताप गुणांक, ठीक है। यानी कि
एक डिग्री सेंटीग्रेड में जितना प्रतिरोध राइज होता है, बढ़ता है, उसको ताप गुणांक कहेंगे। ठीक है, चलो तापमान परिवर्तन को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है? तापमान परिवर्तन यानी कि मान लो मेरा T1 है और वो T2 हो गया है, यानी कि पहले मान लो मेरा 10 डिग्री था, वो 20 डिग्री हो गया है। तो जो परिवर्तन हुआ है उसको अपन किससे लिखते हैं? डेल्टा टी से। तो इसमें अल्फा टी विशिष्ट प्रतिरोध, या जैसे कि रो टी, ये नहीं आता है डेल्टा टी, तो इसमें आएगा डेल्टा टी से अपन इसको डेल्टा टी से इसको नोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर किसी चालक के तापमान में परिवर्तन से चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन आता है, यानी कि ये मेरा चालक है, इसको अगर मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ तो तापमान के में परिवर्तन से चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन आता है। मान लो इसका 1 एम्पीयर था, टेम्परेचर दिया तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इस नए प्रतिरोध को किस सूत्र से निकाला जाता है? ठीक है, तो इसमें जो सूत्र लगेगा वो रहेगा आर टी बोल दो या आर न्यू बोल दो, R01 प्लस अल्फा, जो अभी देखा अपन ने, यानी कि जो T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1 है, उसको अपन अल्फा टी से डिनोट करते हैं। तो या तो अल्फा टी लिख दो या T2 माइनस T1 लिख दो, तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक में 0 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध 20 ओम है तथा तापमान गुणांक 0.006 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 60 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने को दिया हुआ है कि 0 डिग्री पे तापमान कितना है। यहाँ पे अपन करते हैं, गिवन क्या है अपने को कि 0 डिग्री पे, यानी कि R0 बराबर अपना है 20 ओम है। ठीक है, या इसको R ओल्ड भी लिख सकते हो आप, R ओल्ड लिख देते हो, वो थोड़ा इजी रहेगा। R ओल्ड यानी पुराना प्रतिरोध 20 ओम है और ताप गुणांक अल्फा बराबर अपने को दे रखा है 0.006 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अपना जो टेम्परेचर जो पुराना टेम्परेचर जो है T ओल्ड अपना है 0 डिग्री, और नया टेम्परेचर अपना है T न्यू है, कितना है 60। और अपने को पूछा क्या है? R न्यू, यानी कि ये पूछा है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड करना है अपने को। ये गिवन है, दिया हुआ है, और ये फाइंड करना है, यानी कि R न्यू ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो एक चालक में 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर, ओल्ड टेम्परेचर ना, 0 डिग्री पे 20 ओम का प्रतिरोध दे रखा है, और 60 डिग्री टेम्परेचर अगर कर दिया तो नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फॉर्मूला अपना ये रहेगा, R न्यू बराबर R ओल्ड 1 प्लस अल्फा, डेल्टा टी जो है अपना, देखो डेल्टा टी जो होता है वो ये रहेगा T न्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा टी बराबर होता है T न्यू माइनस T ओल्ड, ये होता है। तो अल्फा टी यहाँ पे डेल्टा टी लिख देता हूँ। अभी R न्यू बराबर R ओल्ड कितना अपना 20, 1 प्लस अल्फा का मान कितना दे रखा है 0.06
0.006 और ये जो डेल्टा टी है इसको अपन टी न्यू है माइनस टी ओल्ड, तो 60 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 60, तो इनटू यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, अभी निकालो। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 0.36 आ जाएगा। अभी इनको ऐड कर दो तो 1.36 और इनटू में ही आ जाएगा आर न्यू बराबर, और आर न्यू अपना जो फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा 27.2 ओम। ये कैलकुलेशन कर लेना, ये इसका आंसर आ जाएगा, तो इसमें आंसर ये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चालक का 20 डिग्री तापमान पर, यहाँ पे दे रखा 0 डिग्री, पहले तो 0 डिग्री पे, अभी थोड़ा चेंज किया है क्वेश्चन को। यदि किसी चालक का 20 डिग्री तापमान पर 10 ओम पर प्रतिरोध है तथा तापमान गुणांक 0.004 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 40 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध क्या होगा। चलो पहले अपन देख लेते हैं कि गिवन क्या है, इधर अपन फाइंड लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन अपने को है आर ओल्ड दे रखा अपने को 10 ओम। ठीक है, यानी कि 20 डिग्री पे पुराना प्रतिरोध है, नया अपने को निकालना है। आर न्यू अपने को फाइंड करना है। ठीक है, अभी टी ओल्ड अपने को दे रखा है कितना 20 डिग्री, और अल्फा का मान दे रखा है 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या दे रखा है टी न्यू, यानी कि इस टेम्परेचर पे अपने को प्रतिरोध निकालना है। टी न्यू दे रखा है अपने को 40 डिग्री। तो अल्फा टी क्या होगा, अल्फा टी अपना क्या होता है टी न्यू माइनस टी ओल्ड। तो ये यहाँ पे निकाल के रखते हैं अपन, बाद में अपने काम आएगा। तो टी न्यू क्या है 40 डिग्री माइनस टी ओल्ड कितना है 20, तो कितना बचा अल्फा टी क्या हुआ अपना 20। ठीक है, अब अपने को क्या है, अब अपने को फाइनल यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है सेम, कि आर न्यू बराबर आर ओल्ड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो आर न्यू बराबर आर ओल्ड कितना है 10 ओम है, 1 प्लस अल्फा का मान दे रखा है 0.004 इंटू डेल्टा टी कितना है अपना 20, अभी निकाला था अपन ने, तो ये 20 आ जाएगा। अब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.08, यानी कि 1 प्लस 0.08, अभी आ जाएगा 1.08, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.8, यहाँ पे ये लगाना भूल गया था मैं, चलो 10.8 हो जाएगा। तो ये अपना नया रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो इसमें आंसर रहेगा सी। चलो इस तरीके से आप टेम्परेचर के बढ़ने से अपना प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो वो पता चल जाता है इसका। यदि किसी चालक पर 0 डिग्री तापमान पर ताप गुणांक अल्फा नॉट है, तो कितने तापमान पर प्रतिरोध 6 गुना हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं। दे क्या रखा है कि 0 डिग्री तापमान पर अल्फा है, अल्फा नॉट, तो कितने तापमान पर 6 गुना, कितने तापमान पर, यानी पूछा क्या है अपने को टेम्परेचर पूछा है, यानी कि आपको क्या करना है फॉर्मूला वही रखना है, आर न्यू बराबर आर ओल्ड 1 प्लस अल्फा टी, ऐसे लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि टेम्परेचर पूछा है आपको, यानी कि कितने तापमान पर
6 गुना प्रतिरोध हो जाएगा नया वाला। मान लो मेरा प्रतिरोध ये नया पुराना वाला 1 ओम है, तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6 बराबर, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा नॉट और टी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम यही रहेगा 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी 6। अभी मैं क्या करूँगा, एक को पक्षांतर कर देता हूँ इधर, तो 6 माइनस 1 बराबर अल्फ़ा नॉट टी। अपने को निकालना क्या है, कितने तापमान निकालना है, टेम्परेचर। तो टी बराबर मैं क्या लिखूँगा 6 माइनस 1 बटा अल्फ़ा नॉट, और इसको आगे हल करेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 6 में से 1 गया 1 गया 5 और अल्फ़ा नॉट, तो टी बराबर हो जाएगा अपना, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है टी बराबर 5 बटा अल्फ़ा टी, अल्फ़ा नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ताप गुणांक की इकाई है, ताप गुणांक की इकाई क्या है, यानी कि अपन अल्फ़ा जो है इसकी इकाई क्या है। ठीक है, तो अपना जो एक फॉर्मूला है कि आर न्यू, इसी से निकल जाएगा ये, आर न्यू बराबर आर ओल्ड 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, चलो अभी देखो, अब अपने को निकालना क्या है, अल्फ़ा निकालना है। तो आर न्यू बराबर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर ओल्ड प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी आर ओल्ड, क्योंकि ये दोनों से होगा ना, इससे और इससे। ये मान लो ए है प्लस ये पूरी मान लो बी है, तो ये वाला ए से भी होगा इससे भी होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर हो गया। अभी देखो, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको कर देता हूँ पक्षांतर। तो आर न्यू बराबर माइनस आर ओल्ड बराबर अल्फ़ा डेल्टा टी आर ओल्ड। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। चलो आगे अपने को निकालना क्या है, अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा को मैं लूँगा तो ये वाला पूरा इसके नीचे चले जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर आर न्यू माइनस आर ओल्ड बटा डेल्टा टी आर ओल्ड। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है कि पुराना प्रतिरोध, नया प्रतिरोध में से पुराना प्रतिरोध अगर माइनस करूँगा तो उसकी यूनिट तो एक ही रहने वाली है, क्या रहेगी, ओम रहेगी, इसकी यूनिट ये रहेगी, और टेम्परेचर की जो यूनिट है वो क्या रहेगी, डिग्री सेंटीग्रेड इनटू ये क्या है ओम, तो ओम से ओम कट जाएगा तो मेरा क्या बचा 1/0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अल्फ़ा की जो यूनिट है वो है मेरी, या पर डिग्री सेंटीग्रेड लिख दो या 1/0 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दो। तो इसमें आंसर क्या है, ये रहा बी। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी तार को खींचा जाता है, यानी तार को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो इसके यानी इसके किसके तार के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन 2 गुना हो जाएगा, आधा रह जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। और यानी कि अगर मेरा ये तार है और इसकी लंबाई है और ये है इसका एरिया, तो ये बोल रहे हैं कि अगर इसको खींचा जाता है, खींच के लंबा कर दिया जाता है, तो आयतन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू एरिया होता है। ठीक है, तो ये मान लो लंबाई एल डैश हो गई तो एरिया भी इसका ए डैश हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए डैश इंटू एल डैश।
लेकिन वॉल्यूम आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी आयतन है वो परिवर्तित नहीं रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी परिवर्तन नहीं होगा उसमें। यदि किसी चालक को खींचकर लंबाई को n गुना बढ़ा दी जाती है तो नया प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि खींचकर n गुना बढ़ा दिया जाता है, यानी कोई चालक है तो अगर उसकी एरिया a है और लंबाई ये है, तो ये कहा गया है कि मान लो इसको मैं n गुना बढ़ा दिया है, n गुना बढ़ा दिया इसको, तो एरिया भी ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एरिया क्या होगा, अगर लंबाई मेरी n गुना हो गई है तो एरिया क्या हो जाएगा, जितना मैं लंबाई को बढ़ाऊंगा उतना ही मेरा एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होगा तो या लंबाई को मैं अगर बढ़ाऊंगा तो एरिया मेरा उतना कम होगा, यानी मेरा क्या होता है कि इसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम यानी इसका आयतन कभी चेंज नहीं होगा। तो इसमें देखो क्या होता है, तो रो बराबर आर बराबर क्या होता है, इसमें पूछा क्या है, नया प्रतिरोध पूछा है, तो आर बराबर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मान लो आर डैश है, ये मान लो आर बराबर एल अपॉन ए था, ये था, तो आर डैश बराबर एल डैश बटा ए डैश, ये रो में कोई चेंज नहीं होता, तो आर डैश बराबर एल डैश क्या हो गया मेरा, ये एल एन और ए डैश क्या हो गया मेरा, ए बटा एन। अभी आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर और हल करेंगे तो एल, ए तो नीचे रहेगा, ये नीचे रहेगा और ये एन ऊपर चला जाएगा, तो एन और एन ऊपर जाएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये जो है रो एल बटा ए, इसका मतलब क्या हो गया, आर और एन स्क्वायर। तो नया जो प्रतिरोध रहेगा उसका आर जो डैश है नया प्रतिरोध, उसका क्या हो जाएगा, या तो एन स्क्वायर आर बोल दो या आर एन स्क्वायर बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो इसमें क्या आएगा, ये वाला। आज मेरा पेपर पे करने का उद्देश्य ये है कि बोर्ड पे इतने क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, समय बहुत ज़्यादा जा रहा था, तो मैंने पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया इस पे और बाद में इसको हल करने की कोशिश इस पे किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा सके। यदि किसी चालक की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, तो अपन ने ये सेम क्वेश्चन अपन ने पहले देखा भी था कि किस तरीके से किया जाता है। तो दोबारा ये देख लेते हैं कि हमेशा क्या होता है कि वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है किसी भी रेजिस्टेंस का। तो जो नया जो यहाँ पे मान लो अपना ये ओल्ड कंडीशन है, ये न्यू कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा लंबाई इंटू एरिया, वॉल्यूम बराबर ये होता है। और इधर अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा कभी भी तो एल डैश इंटू ए डैश हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल इंटू ए बराबर एल डैश इंटू ए डैश, ठीक है। मान लो ये अगर बढ़ रहा है तो ये कम हो जा रहा है, बस ये सेम ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसको अगर मैं एरिया को ये लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको भी सेम मैं एल डैश इंटू पाई आर, अभी जो त्रिज्या को आधा कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो त्रिज्या को आधा कर रहा हूँ तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा अभी, तो एरिया डैश बराबर क्या हो जाएगा मेरा पाई आर को मैं आधा कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर बटा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जो कट रहे हैं उसको काट दो, तो ये कट जाएंगे, तो बचा क्या, एल बराबर एल डैश बटा 4 और एल डैश बराबर क्या होगा मेरा एल इंटू 4। यानी कि मैं त्रिज्या को अगर ये कर रहा हूँ, आधा कर रहा हूँ, त्रिज्या को आधा कर रहा हूँ, तो मेरी जो नई लंबाई जो बनेगी वो 4 गुना लंबी हो जाएगी,
यानी कि 4 गुना लंबाई अगर मैं करता हूँ तो मेरी त्रिज्या आधी हो जाती है। तो अभी ये देख लो कि अगर मान लो मेरा एक कंडक्टर था, ठीक है, ये कंडक्टर था, इसकी लंबाई और ये एरिया है, इसको मैं क्या किया, 4 गुना कर दिया इसको, तो एरिया भी तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका चौथा भाग हो जाएगा। ये क्योंकि वॉल्यूम हमारा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो एरिया भी ये हो जाएगा, है ना। तो अब देखो जो नया रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आर डैश बराबर रो कांस्टेंट रहता है एल डैश बटा ए डैश। अभी देखो आर डैश बराबर रो, एल डैश कितना हो गया, एल डैश देखो अपना एल डैश ये है, तो एल इंटू 4 बटा ए डैश कितना है मेरा, पाई आर स्क्वायर बटा 4। अब इसको मैं हल करता हूँ तो रो बराबर आर बराबर रो एल इंटू ये जो 4 है वो ऊपर जाएगा, तो 4 इंटू 4 बटा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए, तो रो बराबर एल बटा ए, और ये क्या हो जाएगा मेरा, नहीं रो बराबर नहीं है, आर बराबर आर डैश बराबर रो इंटू एल बटा ए, और ये हो गया 16। अभी देखो आर डैश बराबर रो, ये जो पार्ट है मेरा ये क्या है, आर, देखो आर है ना, ये जैसे आर बराबर अपना रो एल बटा ए था, तो इसको आर लिख सकता हूँ, और ये जो 16 आ रहा था वो ये, तो जो नया अपना रेजिस्टेंस आएगा वो आर इंटू 16 आएगा, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो आर इंटू 16 है। चलो नेक्स्ट, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल a तथा लंबाई l है, ठीक है, ये मान लो चालक है, इसकी लंबाई l है और क्षेत्रफल a है, तथा प्रतिरोध 20 ओम है, इसका 20 ओम प्रतिरोध है। अगर चालक को खींचकर लंबाई 5 गुना किया जाए, मान लो ये है, चालक को खींचा, लंबाई को 5 गुना किया, इस लंबाई को 5 गुना कर दिया, तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना कि वॉल्यूम मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो लंबाई को जितना गुना करूँगा एरिया मेरा उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, बस सिंपल है, वही फॉर्मूला लगाओ, तो आर डैश बराबर रो एल डैश कितना हो गया, L5 बटा ए डैश कितना हो गया, A5, ठीक है। तो आर डैश बराबर रो, ये जो 5 है ऊपर जाएगा, L इंटू 5 इंटू 5 बटा ए, और आर डैश बराबर रो L बटा ए इंटू 25, और इसको कैसे लिख सकते हैं, आर, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू देखो 20 है, तो आर डैश बराबर आर इंटू 25, और आर डैश बराबर 20 इंटू 25, तो कितना हो गया 500 ओम, आंसर आएगा अपना 500 ओम, ठीक है। लगभग मैंने सभी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है, छोटे से लेके बड़े क्वेश्चन तक। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से किसका धनात्मक तापमान होता है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पीटीसी किसका होता है, नहीं है, नहीं पूछा है, तापमान धनात्मक तापमान नहीं है, तो चालक का होता है, चालक का पीटीसी होता है, और अर्धचालक का एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो ये तो चालक है, तो इनका तो पीटीसी होगा, तो कार्बन जो है वो अर्धचालक में आता है, और इसका एनटीसी होता है, यानी धनात्मक नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है वो डी रहेगा, कार्बन। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिरोध के 3 सिरे होते हैं, ठीक है। देखो कार्बन प्रतिरोध जो अपना ये जो होता है कलर कोडिंग वाला, वो होता है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं। स्थायीमान वाला जो होता है प्रतिरोध, उसका भी 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, 2 टर्मिनल होते हैं इसके। लेकिन जो परिवर्तित मान वाला है,
परिवर्तित मान वाला है उसके 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, कि तापमान को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या है, वो पीटीसी है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, चलो, निम्न में से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है, तो ये होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर से। चलो, निम्न में से कौन सा प्रतिरोधक सबसे बड़ा है? देखो, इसमें अपन को ये देखना है कि बड़ा प्रतिरोध कौन सा है। तो अपन को कैसे अपन देख सकते हैं इसको, देखो, P बराबर होता है V²/R। ठीक है, तो और R बराबर भी क्या होगा, V²/R। तो R और P इन दोनों में कॉमन जो चीज़ है वो क्या है, V, वोल्टेज। तो अब ये देखना है कि वोल्टेज अगर जिसका ज़्यादा रहेगा वो बड़ा रहेगा। चलो देखते हैं, तो V बराबर क्या आएगा, अगर V का फॉर्मूला लगाते हैं तो V बराबर क्या आएगा अपना, R यानी P, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, V बराबर होगा √P/R। ठीक है, ये V का फॉर्मूला है। तो अभी देखो फॉर्मूला ये कैसे है, ऐसे आया है, मान लो ये V² है, मान लो P बराबर V²/R है, तो इसको अपन ये पक्षांतर कर सकते हैं। मान लो मेरा V² बराबर हो जाएगा P/R, और V का रूट है तो P/R का होल ये आ जाएगा, है ना, रूट लग जाएगा। तो अभी देखो इसके अंदर देखो, तो ये हो गया 1 किलो ओम और 10 वाट। तो ये इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 किलो ओम को मैं 1000 ओम लिख देता हूँ, क्योंकि सेम यूनिट से मतलब इक्वल कर देता हूँ, इनटू 10, है ना। चलो, ये हो गया कंडीशन 1। दूसरे के अंदर देखते हैं, ऐसे सेम फॉर्मूला इसको देखता हूँ, 1000 इंटू 100। ठीक है, ये इससे बड़ा है, यानी वोल्टेज ज़्यादा आएगा ना इसका। और ये दूसरा हो गया। सी में देखते हैं, कि 1000 इंटू 1, तो 1000 ही हो गया V, ये कम हो गया। और ये देखते हैं 1000 इंटू 1000, क्योंकि ये भी किलो ओम है, तो ये क्या है, बड़ा हो गया, तो V बराबर ये आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, देखो 1000, 10, 100, तो इसमें सबसे बड़ा है ये वाला, यानी कि D सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, ये 1 वाला, तो ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर रहेगा अपना ये वाला, सबसे बड़ा पूछा है तो ये D आएगा, और सबसे छोटा पूछ लिया तो ये आ जाएगा। अगर किसी चालक की लंबाई में 5 गुना परिवर्तन किया जाता है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि प्रतिरोधकता तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है। अच्छा, यहाँ पे ये देखना है, मोस्ट है, यहाँ पे आपको वर्ड का पूरा ध्यान रखना है, शब्द का पूरा ध्यान रखना है। यानी कि किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा रहा है, ठीक है, लंबाई तो बढ़ा रहा है, लेकिन ये साथ में ये बोल रहा है कि जबकि प्रतिरोधकता, यानी कि मेरी रो है वो और ए है, ये कांस्टेंट है। लंबाई में बढ़ा रहा है, लंबाई को वो 5 गुना कर रहा है, लेकिन ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि वो कंडक्टर को, पदार्थ इसका मटेरियल सेम है, लेकिन कंडक्टर टुकड़ा जो है वो दूसरा लेके आ रहा है। यानी कि एरिया तो सेम है, एरिया इसका और इसका सेम है। मटेरियल मान लो ये कॉपर का है तो ये भी कॉपर का है, लेकिन ये मान लो 1 मीटर का था तो ये 5 मीटर का लेके आया है, 5 मीटर का लाया ये। ठीक है, तो इसमें मटेरियल सेम है, एरिया सेम है, तो मटेरियल सेम है तो मतलब क्या है, इसकी प्रतिरोधकता रो सेम है। ठीक है, तो अब सीधा सिंपल इसमें ये लग जाएगा कि ये दोनों सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये अगर 5 गुना हो गया तो मेरा R बराबर रो L बटा A, तो ये दोनों सेम है, तो L मेरा 5 गुना हो रहा है तो A मेरा रेजिस्टेंस भी 5 गुना हो जाएगा। तो 5 इंटू रो अपॉन L, रो L अपॉन A, इसको मैं R लिख सकता हूँ,
ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यदि कोई तांबे का चालक जिसकी लंबाई को खींचकर 20 गुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोधकता, देखो शब्द का ध्यान रखना है, प्रतिरोधकता यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध। तो कोई तांबे का पदार्थ मटेरियल चेंज नहीं किया है, खींचकर अगर 20 गुना किया, 20 गुना करो, 100 गुना करो, कुछ भी करो, प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती है, अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी तार के पदार्थ को बदला जाए तथा लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को समान रखा जाए तो पदार्थ के बदलने पर विशिष्ट प्रतिरोध के मान में 5 गुना परिवर्तन हो जाता है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि यदि किसी तार के पदार्थ को बदला जाए, पदार्थ को बदला है और लंबाई और यानी कि मान लो फर्स्ट में R बराबर रो L/A है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैंने क्या किया है, पदार्थ को चेंज किया। मान लो इस समय ये मेरा कॉपर का था और यहाँ इस समय मेरा एल्यूमिनियम के लाया तो रो मेरा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, रो मेरा चेंज हो जाएगा। और लंबाई को मैंने लंबाई और इसको चेंज नहीं किया, यानी कि लंबा मेरा उतना ही है, जो कंडक्टर है वो लंबा उतना ही है, एरिया उसका उतना ही है, सेम है, बट सिर्फ क्या किया, ये कॉपर का था, इसको एल्यूमिनियम के लेके आ गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध उस समय को जब ये एल्यूमिनियम का लिया तो इसका जो रो है वो 5 गुना हो गया। तो 5 गुना होने से क्या हुआ, तो सीधा है इसमें कि R जो होगा वो 5 गुना हो जाएगा। इसमें आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि R डैश बराबर क्या होगा, रो, ये 5 गुना हो जाएगा ना, रो डैश है वो 5 गुना है, तो R डैश भी कितना हो गया, तो R 5 हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में 240 वोल्ट सप्लाई देने पर चालक में 6 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, आपको वोल्टेज दे रखा है और एम्पीयर दे रखा है, सिंपल है, R बराबर V/I। तो R निकालना है तो वोल्टेज आपको दे रखा है 240 वोल्ट और एम्पीयर आपको दे रखा है 6 एम्पीयर, तो कैंसिल हो जाएगा, 40 ओम आंसर आपका आ जाएगा। तो इसमें आंसर रही है, ये सिंपल है, कुछ नहीं है, आईटीआई लेवल का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, अपन ने इसमें सभी लेवल का ये देखा है। निम्न में से प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिरोध को प्रदर्शित किससे किया जाता है। देखो G बराबर क्या होता है, जी किसको बोलते हैं अपन, चालकता, चालकत्व, जी चालकत्व होता है। और ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं मोह या एक बटा ओम, ये बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो उल्टा होता है, ये जी जो है वो किसका उल्टा होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो उसको कैसे लिखेंगे अपन, प्रतिरोध को कैसे लिखेंगे, प्रतिरोध को अगर R लिखेंगे तो उसको 1 बटा ये लिख सकते हैं, मोह लिख सकते हैं। तो ये प्रतिरोध का उल्टा है, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोध, या ये वाला 1 बटा ओम है तो ये ओम का उल्टा होता है, तो ओम के ये इक्वल है ये, ठीक है। और V/I भी अपन प्रतिरोध से प्रदर्शित करते हैं और ओम प्रतिरोध की इकाई है ही है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी, उपरोक्त सभी आ जाएगा। चलो, किसी अर्धचालक के संदर्भ में प्रतिरोध ताप गुणांक, क्या पूछा है, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है।
अर्धचालक के संदर्भ में पूछा गया है। तो अर्धचालक के संदर्भ में पूछा गया है तो इसमें कौन सा आएगा, ऋणात्मक, यानी एंटीसी, यानी एंटीसी। अर्धचालक के संदर्भ में क्या होता है, अगर मान लो मैं किसी कंडक्टर का, अर्धचालक कंडक्टर का टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा, यानी कि टी को मैं क्या कर रहा हूँ, राइज कर रहा हूँ, तो मेरा जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है। ये किस केस में होता है, अर्धचालक के केस में होता है। चालक के केस में प्रतिरोध बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो, यदि 20 ओम के 20 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो, समांतर में जुड़े हैं, टोटल कितने प्रतिरोध हैं, 20 प्रतिरोध है, यानी कि 20 क्वांटिटी है, टोटल 20 नंबर है, और एक की वैल्यू कितनी है, 20 ओम है। तो टोटल जो समान वैल्यू समांतर में दी हुई है रेजिस्टेंस की, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो उसको आर टी बराबर अपन कैसे निकाल सकते हैं, टोटल आर बटा एन, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का। तो आर कितना है, 20, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 20, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ओम। ठीक है, इसमें ये थोड़ा गलत दे रखा है, 1 ओम होगा इसका। ठीक है, यदि 5 ओम के 10 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, यानी कि 10 प्रतिरोध है और उसकी सभी की जो वैल्यू है ईच की, यानी प्रत्येक की वैल्यू जो है वो है 5 ओम, तो श्रेणी में जो अपन आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, अगर समान वैल्यू दे रखी है तो अपन एन इंटू आर करके निकाल सकते हैं। तो एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 10, और वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की, 5, तो कितने हो जाएंगे, 50 ओम। तो इसमें आंसर आ जाएगा 50 ओम। चलो देखते हैं कि दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा। इस समांतर में जुड़े हैं और टोटल प्रतिरोध देखना है, तो आपको ये कैसे निकालते हैं अपन, इसका एक फॉर्मूला होता है। वह अगर समान नहीं दे रखा है, सबकी अलग अलग वैल्यू दे रखी है, तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक ट्रिक्स में छोटा सा ऐसे बता देता हूँ कि इसको क्या करना है, 100 के संदर्भ में देखना है, यानी कि 100 के संदर्भ में देखना है इसको, कि ये जो 10 है वो 100 का कितना भाग है, यानी कि या कितना परसेंटेज है। तो 100 का कितना परसेंटेज, जैसे मान लो 10, अगर 10 को 10 से गुणा करूँगा तो 100 हो जाते हैं, 50 को 2 से गुणा करूँगा तो 100 हो जाएंगे, 5 को 20 से गुणा करूँगा तो 100 हो जाएगा, और 20 को 5 से गुणा करूँगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको टोटल कर लो, इनको टोटल करके 100 में जो इसका योग आएगा उसको डिवाइड कर दो, तो ये कितने हो जाएंगे, 23 और 37, 37 ये योग आ गया, और 100 से इसको डिवाइड कर दो, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसका अगर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, इसका 2.70 ओम आ जाएगा इसका। ठीक है, और ऐसे भी कैलकुलेशन करोगे तो यही वैल्यू आएगी। आप ट्राई करके देख लीजिए, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 1/R1 मान लो, इसको मान लो R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। ठीक है, तो R1 में मेरा कितना है, 10 प्लस 1/R2 में 50 प्लस 1/5 प्लस 1/20, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100। ये क्या है, 1/RT है ना, 100 आ जाएगा एलसीएम। और फिर इसको देख लो कितना हो गया, 10 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 5। अब इनको ऐड करोगे तो 37.100 आ जाएगा, 1/RT बराबर। और RT को निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 100/37 आ जाएगा। वही अपना इसमें भी सेम वैसे ही आया, तो अपना जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
दिए गए चित्र में तुल्य प्रतिरोध होगा। देखो 2000 ओम दे रखा है, 200 ओम दे रखा है और 0.2 ओम दे रखा है और समांतर में संयोजित है। तुल्य प्रतिरोध यानी कि इनका जैसे मान लो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी दे दिया, तो टोटल प्रतिरोध पूछा आपको, आर ए बी के बीच में पूछा है टोटल प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें देखो 200 ओम से अधिक, 2000 ओम से अधिक, 0.2 ओम से कम और 200 से कम। तो इसमें क्या होता है, समांतर में अगर आपको अलग अलग वैल्यू दी हुई होती है और इस तरीके से पूछा जाए तो जो कनेक्टेड वैल्यू है, कनेक्टेड प्रतिरोध है, उसमें सबसे कम जो वैल्यू जिस प्रतिरोध की है उससे भी इनका जो योग करेंगे तो उससे भी कम इसका योग आएगा। यानी ये अगर सबसे कम है, इनमें से कम है, तो इन सब का अगर योग टोटल करेंगे अपन तो इससे भी कम आएगा। तो इस अपना जो आंसर है वो ये है, 0.2 ओम से कम रहेगा। क्वेश्चन ये है कि यदि R ओम के N प्रतिरोध को जब श्रेणी में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध 50 ओम रहता है। ठीक है, अगर श्रेणी में जोड़ूंगा N प्रतिरोध और N प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ता हूँ तो 50 ओम इसका रेजिस्टेंस आता है टोटल, और जब इन्हें समांतर में जोड़ दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध 5 ओम रहता है। तो R की वैल्यू निकालिए। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं, तो इसको आप वेरी मोस्ट लगा के रखना। तो इसको अपन हल करते हैं, तो कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो पहले श्रेणी का देख लेते हैं। अपन श्रेणी में कैसे निकालते हैं, तो अपन ये लिखता आर, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ। तो आर इक्विवेलेंट बराबर एन इंटू आर, ऐसे निकालते हैं ना। अगर एन यानी कि एन प्रतिरोध है आर ओम के, यानी वैल्यू समान है और टोटल प्रतिरोध एन है, तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ता है। ये श्रेणी में है, अभी अपन देखा था। दूसरा पैरेलल में निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे होता है, आर अपॉन एन होता है। आपको एन की वैल्यू निकालना है, ये है समांतर। आपको अगर आपको निकालना क्या है, आर की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो इन दोनों को क्या करना है, गुणा कर देना है। तो श्रेणी के अंदर तो आपको क्या दे रखा है, आर इक्विवेलेंट कितना दे रखा है, 50 ओम, 50 बराबर एन इंटू आर, और श्रेणी समांतर में कितना दे रखा है, 5 ओम, 5 बराबर आर बटा एन। अब इनको दोनों को गुणा करना है, यानी कि 1 और 2 को गुणा करना है। तो गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, एन इंटू आर बटा एन बराबर क्या हो जाएगा, 50 इंटू 5, है ना। ठीक है, अभी देखो n से n कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये 250। आर बराबर क्या हो जाएगा, 250 का रूट हो जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो 15.8 कुछ आ जाएगा। तो ये आर की जो वैल्यू है वो 15.81 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आए भी है क्वेश्चन ये। यदि 2 ओम के 3 प्रतिरोध को त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन मान के चलो। यहाँ वैल्यू कुछ भी रख सकता है, चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका यही इस तरीके से रहेगा। अपन अभी देखते हैं। 2 ओम के 3 प्रतिरोध को त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, तो किन्हीं 2 सिरों पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है। इनको एक त्रिभुज में मतलब डेल्टा में जोड़ दो और वैल्यू दे दो, 2 ओम है सबकी। किन्हीं 2 भुजा पे देखना है, तो यहाँ पे और यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे और यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, कहीं भी देख लो। इन 2 भुजा पे अगर देख रहे हो तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा। देखो ये दोनों क्या श्रेणी में है, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। ये कैसे बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये 4 ओम का हो गया, ये 2 ओम का हो गया। तो अब इनको अपन
समांतर में है तो आप आर टी टोटल निकाल सकते हो दोनों का, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो रख दो, ये मान लो R1 है, ये R2 है, तो निकाल लो। R1 कितना है, 4 इंटू 2 बटा 4 और 2 6, तो इसे निकालोगे तो 3, तो 4 बटा 3 ओम इसके टोटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कोई भी हो, तरीका इस तरीके से निकालना है कि यदि एक क्यूब है, क्यूब दिया गया है तथा इसके प्रत्येक भुजा पर R ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है, तो किन्हीं दो विपरीत विकीर्ण भुजाओं के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। एक दोबारा अपन बना लेते हैं इसको। मान लो ये मेरा क्यूब है, एक घन, ठीक है, ये मान लो ये मेरा घन है, ठीक है, ये इस तरीके से घन हो गया। इसमें टोटल जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं वो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इसके अंदर जो घन में रहते हैं वो होते हैं 12, टोटल 12 होते हैं, टोटल 12 रेजिस्टेंस इसमें होते हैं। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो होता है, जो करंट फ्लो होता है वो 3 प्रतिरोध से होकर गुजरता है। ठीक है, 3 प्रतिरोध से होकर गुजरता है। तो अभी जैसे मान लो अपन कंडीशन क्या है कि किन्हीं दो विपरीत विकीर्ण, विपरीत, ये मान लो ए है और ये बी है, तो मेरा जो करंट फ्लो होगा वो 3 भागों में डिवाइड होगा। यानी कि यहाँ से आई हो रहा है तो ये आई के 3 भाग हो जाएंगे, ये I3 हो जाएगा, ये I3 हो जाएगा, ये भी I3 हो जाएगा। कब, जब मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर समान दे रखी होती है। और इस टाइप के अगर क्वेश्चन देंगे तो आपको वैल्यू समान दी जाएगी, क्योंकि इसको निकालने के लिए बहुत समय लगता है। तो समान वैल्यू नहीं देंगे तो इतना समय नहीं मिलेगा किसी भी विद्यार्थी को या एग्जाम, जो एग्ज़ाम देता है उसको। ठीक है, तो इसको आप इसका एक डायरेक्ट आंसर रट के रखते हैं लड़के, तो सीधा आंसर ये भी होता है इसका 5/6R होता है इसका आंसर। ठीक है, तो आप सीधा ये देख लेना, इसका आंसर ये रहेगा। और इसका अगर डिटेल देखना है तो अपना एक वीडियो है इसका बनाया हुआ, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन कलर कोड के अंदर आ गए हैं। ये है एक सफ़ेद, बैंगनी, काला, रंगीन रजिस्टर है। ठीक है, तो इसका वैल्यू पूछा गया है और ये क्वेश्चन आया हुआ है अपना टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती है 28 अगस्त 2018 को आया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन। पहले अपन ऐसे क्वेश्चन अगर करते हैं तो पहले आप एक सारणी बना लेनी चाहिए आपको। तो सारणी बनाने के लिए आपको क्या है, पहले एक याद रखना चाहिए, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इस तरीके से एक सारणी बना के रखो। फिर अगर 1 2 3 4 यानी कि जो मेरा रेजिस्टेंस है उस पर जो कलर कोड है वो 4 पट्टी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो है 2 पट्टी, जो फर्स्ट, जो प्रथम और सेकंड जो पट्टी है वो आपकी रहेगी डिजिट रहेगी, और जो थर्ड वाली है वो रहेगी आपकी मल्टीप्लायर, और जो लास्ट वाली फोर्थ जो है वो रहेगी टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस रहेगी। तो अभी इसमें अपन ये लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू होगा 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये कलर है। फिर आपका गोल्ड, सिल्वर और वो भी रहेगा धातु वाला। तो अभी इसमें ये नहीं है तो अपने को उसकी ज़रूरत नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये दोनों होती है डिजिट, इनको पास में लिखा जाता है। अभी आएगी अपनी मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर क्या होता है, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। ठीक है, अब आता है अपना टॉलरेंस। पहले में नहीं रहता है, दूसरे में ±1% रहता है, और थर्ड में ±2% रहता है।
फिर यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस 0.5% रहेगा, फिर आपका प्लस माइनस 0.25% रहेगा, फिर प्लस माइनस 0.1% रहेगा, फिर यहाँ पे नहीं रहेगा, फिर गोल्ड और सिल्वर और नो कलर में रहेगा, ठीक है। चलो अभी अपने को ये सारणी मिल गई है, इस सारणी से अपन को ये कलर कोड से अपन निकालते हैं। तो पहला देखो, पहला यहाँ पे ब्लैक रहेगा, ये पहला ब्लैक है। देखो बी इसमें 3 आ रखे हैं, 1 2 और 3, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है तो क्या करना है आपको, पहले ऊपर का काला है और नीचे का सफ़ेद है, ये ध्यान रखना आपने, ऊपर का काला और नीचे सफ़ेद है, यानी ब्लैक और वाइट, ठीक है। अब दिख रहा है क्या, 1 मिनट में इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मानो ब्लैक है और ये मेरा वाइट है, तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड वाला रहेगा ब्राउन, जो ब्लैक जैसा ही थोड़ा सा ये रहता है, तो इसको ध्यान में रखना। तो ब्लैक के बाद ब्राउन आ जाएगा, और ये वाला जो भी है वो ब्लू रहता है, नीला, है ना। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट यानी बैंगनी, और ये रहता है आपका ग्रे यानी स्लेटी। ये ग्रीन है, देखो ये ग्रीन है, जो येलो के जस्ट पास वाला ग्रीन है, और उसके बाद ये जो जी आएगा वो है ग्रे यानी स्लेटी, और ये लास्ट वाला वाइट है, सफ़ेद, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अभी देखो, अब इसका अपन कलर को ये जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, तो मेरा है पहला क्या है, सफ़ेद। सफ़ेद में क्या आएगा मेरा 9, चलो 9 ले लिया मैंने। अब मेरा उसके बाद क्या आ रहा है, बैंगनी। बैंगनी में क्या है मेरा वॉयलेट, यानी कि जो नेक्स्ट पट्टी आएगी, पहले पट्टी तो 9 आ गए, नेक्स्ट पट्टी में 7 है, तो 7 यहाँ पे लिख लिया मैंने, ठीक है। अब मेरा क्या है उसके बाद, अभी इसमें एक चीज़ देख लो आप, 9 7 है, इसका मतलब भी ये मेरा कैंसिल हो गया, ये भी मेरा कैंसिल है, ये भी मेरा कैंसिल है, क्योंकि ये 9 7 नहीं है, तो इनको कैंसिल आउट कर दो। अब बचा अपना ए और सी के बीच का मामला, ठीक है। तो अब देखना है कि मेरा किलो ओम है या ओम है, तो वो कैसे देखेंगे अपन। तो पहले देखो, इसके बाद मेरा मल्टीप्लायर क्या है, काला। तो काला क्या है मेरा, काला ऊपर ही ऊपर है ब्लैक, तो मल्टीप्लायर है 10 की घात 0। 10 की घात 0 का मतलब होता है 1, 1, तो इनटू मैं करूँगा 1 से, ठीक है, 1 से इनटू कर दूंगा। तो अभी इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 97 ही आएगा। तो ये मेरा क्या आएगा, ओम, किलो ओम में नहीं है, तो रजिस्टर जो वैल्यू है मेरी और आंसर जो है मेरा वो सी रहेगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अभी ऐसा ही एक और देख लेते हैं, थोड़ी सी डाउट और क्लियर हो जाएगा। चलो, रजत रंग से लेपित, रजत रंग यानी आप ये देखो, रजत रंग से लेपित यानी कि इसको बोलेंगे अपन सिल्वर। सिल्वर होता है चांदी, चांदी को रजत बोलते हैं। तो ये वर्ड का भी ध्यान रखना, ये इसका पर्यायवाची है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि उसमें आपको जो इंग्लिश में जो आएगा लाइन, जो ये हिंदी की है इंग्लिश भी रहेगी, तो उसको आप देख लेना, उसमें सिल्वर रहेगा तो आप समझ जाते हो, ठीक है। तो इसमें ये दे रखा है कि रजत रंग से लेपित कार्बन प्रतिरोध की सहनशीलता कितनी होगी, ये पूछ रहा है। ऐसे मान लो कि सिल्वर की जो सहनशीलता है, टॉलरेंस है, वो कितना होता है। देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जो गोल्ड होता है उसकी होती है 5%, और सिल्वर की होती है 10%, और नो कलर जो होता है, जिस पे अगर कलर नहीं दिया होता है, तो उसकी होती है 20%, प्लस माइनस आगे लगा लो, ठीक है। तो इसमें जो सिल्वर है, चांदी की है, वो कितनी है 10%, तो इसमें आंसर आएगा प्लस माइनस 10%। और ये क्वेश्चन आया हुआ है टेक्निकल हेल्पर 23 अगस्त 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भूरे, काले और भूरे रंगों की कोडिंग युक्त प्रतिरोध का मान और सहिष्णुता निर्धारित कीजिए। यानी कि इसमें आपको कलर जो दे रखा है, ब्राउन दे रखा है, ब्लैक दे रखा है और भूरा दे रखा है, यानी कि 3 बी दे रखा है। तो और इसकी टॉलरेंस भी निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं।
अपना सारणी आप चाहो तो पहले बना लेते हैं। पहले बी है, बी रोय, बी रोय। अपना इतने से काम चल जाएगा क्योंकि ज़्यादा अपन को दे नहीं रखा है। ठीक है, तो इसका 0 1 2 3 4, इसका 0 1 2 3 4, और इसका जो ये है मल्टीप्लायर है वो आएगा 10 की 0, 10 की पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4। इससे अपना काम चल जाएगा। ठीक है, अब मेरा एक रेजिस्टेंस है, इस पर ये 3 पट्टी दे रखी है। ठीक है, ये मेरा भूरा है, ब्राउन है, ये मेरा ब्लैक है और दूसरा ब्राउन है। अब ये जो 2 पट्टी है ये मेरी है डिजिट, ये जो पट्टी है वो है मेरा मल्टीप्लायर। और यहाँ पे कलर नहीं दे रखा है, सहिष्णुता पूछी गई है और कलर नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या है, नो कलर। नो कलर का जो टॉलरेंस है, ये सॉरी सहिष्णुता है वो है 20%, प्लस माइनस 20% होता है ना। ठीक है, तो देखते हैं, इन दोनों को पास में लिखना है अपने को, जो डिजिट है उनको पास में लिखना है। तो बी, पहले बी है, ये आ जाएगा, पहले पट्टी में 1 आ जाएगा। सेकंड पट्टी क्या है, मेरा ब्लैक है, ब्लैक में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लायर जो है मेरा क्या है, बी क्या है मेरा, भूरा, फिर से भूरा है। तो भूरा का मल्टीप्लायर क्या है, 10 की घात 1, तो इंटू 10 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 100। अभी इसमें सीधा सीधा आ जाएगा आपका, क्योंकि 100 जिसमें है वो राइट हो जाएगा, बाकी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में देखो नो कलर है, कलर नहीं है तो इसका 20% लिखा हुआ है इसमें। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध का रंग रंगीन रंग वाले बैंड पीला, बैंगनी और काला है, यानी कौन कौन सा दे रखा है आपको, येलो दे रखा है, और बैंगनी वॉयलेट दे रखा है, और काला ब्लैक दे रखा है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो अब इसमें 3 कलर दे रखे हैं, और ठीक है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा अपना डिजिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो सारणी में, इसी सारणी को आप देख लो, तो इसी सारणी में वी नहीं आ रहा है ना, वी को अपन देख लेते हैं कि वी का कितना है। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसका वॉयलेट का 7 होता है। ठीक है, और येलो का कितना होता है, 4। तो यहाँ पे लिख लो 4, इसका होता है 7, और ये मल्टीप्लाई क्या है, बी कौन सा अपना, इसमें ये देख लो काला, ब्लैक है ना, तो ब्लैक का क्या आता है मल्टीप्लायर 10 की पावर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया 1, तो इसका मतलब क्या हो गया अपना 47 ओम। अब इसमें 47 ओम कहाँ है, ये रहा, बाकी हो गया गलत। ठीक है, इसमें सीधा सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको बस समय बचाना है। तो आपको ये देखना है कि जैसे y का निकाल लिया, 4 आ गया, 4 अब इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो सीधा सीधा ये निकल जाएगा, आगे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है बस, क्योंकि इसमें बाकी में कहीं 4 है ही नहीं, इसमें आ गया। चलो, ये क्वेश्चन अपन ने एक जो लेक्चर लिया था उसमें भी हल किया था कि हमें 5% सहनशीलता, यानी कि सहनशीलता को क्या बोलेंगे अपन, टॉलरेंस है ना, सहनशीलता को टॉलरेंस, 5% सहनशीलता के साथ 47 किलो ओम के मान वाले प्रतिरोध की आवश्यकता है। इस प्रतिरोधक पर रंग बैंड का अनुक्रम ज्ञात कीजिए। ये भी वेरी मोस्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि पहले तो ये देख लो कि 5% टॉलरेंस, इसका मतलब क्या आ गया, 5% टॉलरेंस किसका है, सुनहरा, यानी कि गोल्डन का है। तो सुनहरा वाले ऑप्शन को रख लो, बाकी को कैंसिल कर दो, तो नारंगी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में देखना है आपको, ए और ई के बीच में देखना है। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो इसमें भी पीला और बैंगनी है, इसमें भी पीला और बैंगनी है, तो इसको भी अपन
ये दोनों देख लेते हैं। अब बीच में अपना बीच किसके बीच में बात रहेगी, नारंगी और पीला के बीच में। तो अब जैसे 47 जो बन रहा है वो इन दोनों से बन जा रहा है ना, क्योंकि ये डिजिट है ना दोनों। ये 4 आ जाएगा येलो का और बैंगनी वॉयलेट 7 आ जाएगा, तो ये दोनों डिजिट का आ गया। अभी मेरा इसको किलो ओम जो बना रहा है वो पीला से बन रहा है या नारंगी से बन रहा है वो देखना है। तो आपका जो टॉलरेंस रहता है वो देख लो कि बेबी रोई इसमें क्या आ रहा है, पीला और नारंगी। तो यहाँ तक अपन देख लेते हैं। टॉलरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, नहीं मल्टीप्लायर, सॉरी टॉलरेंस नहीं मल्टीप्लायर रहेगा। देखो डिजिट को मैं छोड़ रहा हूँ, मल्टीप्लायर मैं ले रहा हूँ, है ना, मल्टीप्लायर ले रहा हूँ यहाँ पे सीधा। तो मल्टीप्लायर इसका 0 1 2 3 और 4, ठीक है। ये क्या, बेबी रोई, तो 0 1 2 3। तो अब इसको क्या है, अब इसमें पीला है वाई, और इसको जो बना रहा है इसको जो बना रहा है किलो ओम कैसे बनेगा, जब मैं 47 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 47,000 हो जाएगा या 47 किलो ओम हो जाएगा। तो 1000 जो है उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 की पावर 10 पावर 3 लिख सकते हैं ना अपन। तो ये किसके अंदर है, ये देखो ऑरेंज के अंदर है, ठीक है। तो इसमें ऑरेंज किसको बोलेंगे, नारंगी को। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो ई रहेगा। परिपथ के टर्मिनल ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये सिंपल है, पैरेलल में है, सीधा निकाल सकते हो आप। तो आर टी बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो। तो R1 5 इंटू 15 बटा कितना हो जाएगा 20। तो इसे निकालो, 4 पंजे 20, तो कितना होगा 15/4, ये वाला आंसर आ जाएगा। यदि कार्बन प्रतिरोध के 4 बैंड दिए गए हैं तो चौथी बैंड किसकी जानकारी देता है। यानी ये कार्बन प्रतिरोध है, इस पे 4 बैंड दे रखे हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें जो 2 पट्टी है वो तो डिजिट है, तीसरा जो है वो मल्टीप्लायर है, यानी ये दोनों डिजिट है, ये है मल्टीप्लायर, और ये जो है वो किसका है, टॉलरेंस का। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या है, टॉलरेंस, ठीक है। यदि 5 बैंड वाला कार्बन प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है, ये 5 बैंड वाला कार्बन प्रतिरोध दे रखा है, 1 पट्टी 2 पट्टी 3 पट्टी, या बैंड बोल दे तो एक बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड और 5वां बैंड, ठीक है। 5 बैंड का कार्बन प्रतिरोध दिया गया है। तो डिजिट कितनी होगी, तो 5 बैंड वाला दे रखा होता है तो डिजिट ये 3 जो रहेगी 1 2 3, तीनों पट्टी प्रथम तीनों पट्टी जो है वो डिजिट में गिनी जाएगी। तो प्रथम 3 पट्टियाँ इसमें आंसर आ जाएगा। प्रथम 2 पट्टियाँ ये भी नहीं होगा, प्रथम होता तो तीसरी पट्टी ये भी नहीं होगा, ठीक है। प्रथम 2 पट्टी कब रहेगी, जब आप 3 डिजिट का या 4 डिजिट का कार्बन रजिस्टर रहेगा तो। और 5वां और यानी कि 5th और 6th डिजिट, 5th और 6th बैंड का अगर ये रजिस्टर रहेगा तो तीनों जो प्रथम 3 हैं वो बैंड आपकी प्रथम 3 पट्टियाँ वो रहेगी आपकी डिजिट रहेगी। यदि कार्बन प्रतिरोध में 6 बैंड दिए हुए हैं, ठीक है, तो जो 6 नंबर का बैंड है उससे क्या जानकारी मिलती है, बस इसमें जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का ही आता है सिर्फ, ठीक है। एक 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो प्रथम 3 है वो आ जाएगी आपकी डिजिट, ये चौथा आ जाएगा मल्टीप्लायर, ये 5वां जो आएगा वो टॉलरेंस का आएगा, और ये जो आएगा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट का आएगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसमें जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसमें जो 6 बैंड का रेजिस्टेंस है
उसका इस टाइप में ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 6 नंबर की पट्टी है उसका क्या यूज है, क्या जानकारी उसे मिलती है, ठीक है। या फिर इस तरीके से आ जाता है कि टॉलरेंस की जो नहीं, टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो डिजिट है वो नहीं, पट्टी है, बैंड है, वो कौन सा है, तो 6 नंबर का बैंड आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। चलो, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वाट 220 वोल्ट लैम्प टू दैट ऑफ ए 100 वाट 110 वोल्ट लैम्प विल बी इक्वल टू। तो ये पूछ रहा है कि मेरा एक जो लैंप है, 2 लैंप है मेरा, 100 वाट और 220 वोल्ट का है। इसकी रेटिंग यानी कि एक लैंप मेरा जो है उसकी रेटिंग है 100 वाट का है और 220 वोल्ट का है। ये मेरा एक हो गया। दूसरा जो लैंप है मेरा उसका 100 वाट का है, लेकिन वोल्टेज उसकी रेटिंग है वो 110 है। तो पूछा ये है कि इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो क्या है ना। तो आप निकाल सकते हो सीधा सीधा, क्योंकि अपना ये होता है P बराबर क्या होता है, V² R होता है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो अभी निकालो, या फिर इसको ये करोगे, पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर V²/P, ठीक है। इधर भी ऐसे कर लो सेम, P बराबर V²R फॉर्मूला होता है, और R बराबर V²/R P हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका निकालो, ये पहले वाला है और ये दूसरा है। तो पहले का कितना है, 220/100, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना, और रेशियो निकालना है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड को ये इसका मान लिख लेते हैं पहले, 110 का स्क्वायर बटा इसका पावर कितना है, 100 है। अब इसको रेशियो निकालना तो इसका डिवाइड ये हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 220 का स्क्वायर बटा 100, और इसको अपन ये करेंगे, इसका भाग में है तो अगर इसको हल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 110 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आएगा, 4, ठीक है। वो है वो SSC JEE 2010 की वैकेंसी में आया हुआ है। 3 रेजिस्टेंस 5 ओम ईच आर कनेक्टेड इन स्टार, यानी स्टार में कनेक्टेड है। वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट डेल्टा स्टार डेल्टा रेजिस्टेंस आर। ये पूछा गया है कि पहले मेरा जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है वो स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है, स्टार में कनेक्टेड है, और सभी की वैल्यू 5 ओम है। अगर मैं इसको डेल्टा में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा जो प्रत्येक भुजा का रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अपन ने पहले भी इसमें देखा था, तो वो क्या रहेगा कि जैसे मान लो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो इस तरीके से इस पर एक स्टार बना लेता हूँ, ठीक है, ये सॉरी डेल्टा बना लेता हूँ इस पर, और अब डेल्टा बना लिया तो अभी क्या होगा, अभी जैसे मैं इसको इस पे बना के बता देता हूँ पेपर पे। मान लो मेरा ये स्टार कनेक्टेड है, ठीक है, ये 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का दे रखा है, ये भी 5। अब ये बोल रहा है कि ये अगर मैं डेल्टा में कन्वर्ट करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्रत्येक भुजा की, ठीक है। इसको मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। चलो, ये मान लो RA है, ये RB है, और ये RC है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। एक का निकालूंगा तो सभी का आ जाएगा, है ना। तो RA निकालता हूँ मैं, मान लो RA, ठीक है। RA निकालना है तो मुझे अपन ने पढ़ा था एक, जब लेक्चर लिया था, तो जब डेल्टा में जो पूछा गया है RA, तो अपन को स्टार की जो वैल्यू है
इस टाइप का एक एरो बना लो, तो R1 और R2, तो R1 इंटू R2 प्लस, पहले यहाँ पे प्लस कर लो, जोड़ लो इनको, और यहाँ पे गुणा कर लो, R1 इंटू R2 बटा इसके जो ये जो कोना है इसके सामने वाला रेजिस्टेंस R3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हल कर लो। तो RA बराबर R1 कितना है 5 है, प्लस 5 इंटू 5 बटा 5। अब इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, ये इसको आप ये करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस ये हो गया 25 बटा 5। अब इसको हल करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 टोटल कितना हो गया 15 ओम। तो इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 15 ओम की हो जाएगी जब आप स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करोगे। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जब आप स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हो तब आपको क्या करना है, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हो तो आप R को इंटू 3 से कर देना है। जो वैल्यू स्टार की वैल्यू दे रखी है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है जब स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हो। और डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हो तो जो R की वैल्यू है उसको 3 से डिवाइड कर देना है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे D से मान लो डिवाइड, D से डिवाइड मान के चलो आप, तो डिवाइड करना है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है उसको। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा अपना 15 ओम आ जाएगा, ये रहा 15 ओम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स X एंड Y ऑफ द नेटवर्क शोन इज। तो ये देखो आपको किस तरीके से दिख रहा है, ये एक तरीके से ब्रिज के जैसा दिख रहा है ना। तो ब्रिज में क्या होता है कि आपका जो, इसको अगर मैं इस तरीके से बना लूँ, मान लो एक बार ब्रिज यहाँ पे बना के बता देता हूँ मैं। इस तरीके से ब्रिज होता है, इस तरीके से होता है। अब इसमें क्या है, देखो ये मान लो X है और ये Y है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी दे रखी है 5, यहाँ पे दे रखी है 15, ये R है, और 10 और 30, ये 10 दे रखा है और ये 30 दे रखा है। तो ब्रिज की जो बैलेंस की कंडीशन चेक करते हैं तो इसमें क्या है, दोनों विपरीत जो भुजा के रेजिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई करो और इसके विपरीत भुजा है उसको मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल आ जाए तो ब्रिज अपना बैलेंस रहेगा। तो 5 इंटू 30 बराबर 10 इंटू 15, तो ये हो गया 150 और ये भी 150, यानी कि ब्रिज अपना क्या है, बैलेंस है। तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो अब देखो अपना रेजिस्टेंस जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इस टाइप में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे X हो जाएगा, यहाँ पे Y हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब अपना वही फॉर्मूला R इक्वलेंट बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, तो 20 इंटू 40 और नीचे कितना हो जाएगा 20 और 40 60। तो अब इसको काट लो, 20 या 60, तो 40 बटा 3 ओम रेजिस्टेंस अपने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसमें देख लो 40 बटा 3 कौन सा है, ये वाला।